हनीमून पर से वापस आने के बाद काजल अपने कमरे में सामान समेट रही थी। उसका पति विवेक कुछ सामान लाने के लिए बाजार गया हुआ था। तभी उसकी सास कलावती जी दंदनाते हुए उसके रूम में घुस गईं और उस समय उसने अपना कुछ पर्सनल सामान निकाला हुआ था, तो हड़बड़ा कर वह सामान पर कपड़े डालने लगी। उसकी सास उसे घूरते हुए बोली, क्या छुपा रही हो बहू? तो वह घबराहट में कहने लगी, कुछ नहीं माँ जी, वह बस मेरा कुछ पर्स सामान था। उसकी सास ने झट से कपड़ा हटाकर देखा और कहने लगी, तो मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत है? काजल को सास की यह हरकत जरा भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन खैर उसने धीरे से कहा, क्या बात है माँ जी, कुछ काम था क्या? वह कहने लगी, देखो बहू, मैंने कामों की लिस्ट बनाई है। इसमें तुम्हारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारे कामों की लिस्ट बनी हुई है। कल से तुम्हारा पति भी ऑफिस जाने लगेगा, तो कल से हमारे उठने से पहले उठकर यह लिस्ट इस लिस्ट में लिखे हुए सारे काम निपटा लेना। काजल ने हामी भरते हुए कहा। वह लिस्ट ले ली। लिस्ट पढ़ते पढ़ते उसकी सांस फूलने लगी थी। उस लिस्ट में कहीं भी उसके आराम करने का समय तो था ही नहीं। खैर उसने सोचा कि शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कितना काम हो पाता है। अगली सुबह काजल सुबह 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद नहाने गई। फिर अपनी सास के लिए पूजा की तैयारी करने के बाद बगीचे में फूल तोड़ने गई। तभी उसके पैर के पास से एक मोटा सा सांप रेंगते हुए निकला, तो उसकी चीख निकल गई। वह भागते हुए वापस घर के भीतर आई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर विवेक भी जाग गया था। वह आंखें मलते हुए बिस्तर पर उठ बैठा और भागते हुए हॉल में आया, तो काजल उससे लिपट गई और कहने लगी, वह वह बगीचे में ये एक काला मोटा सांप है। विवेक हैरानी से बोला कि तुम सुबह सवेरे अकेले बगीचे में क्या करने गई थी? काजल कहने लगी, वो मैं तो तभी उसकी सास कलावती जी वहाँ पर पहुँच गई और बहू को डांटते हुए बोली, अरे तुम्हें कुछ लाज शर्म है या नहीं? घर में हम भी रहते हैं, हमारे सामने तुम अपने पति से इस तरह चिपकर करी हो खड़ी हुई हो। उन्हें वहाँ पर देखकर दोनों सिटक गए, एक दूसरे से दूर हुए। तब कलावती जी कहने लगी कि सुबह सवेरे इतना चिल्ला क्यों रही हो? काजल कहने लगी, वो माँ जी, बगीचे में एक बहुत मोटा सांप देखा है मैंने। विवेक ने फिर से सवाल किया, लेकिन तुम इतनी सुबह सवेरे बगीचे में क्या करने गई थी? काजल बोली, वह मम्मी जी के लिए पूजा के फूल लाने गई थी। विवेक कहने लगा कि थोड़ा उजाला हो जाता तब जाती, अभी तुम्हें सांप ने काट लिया होता। तो काजल की आंखों में आंसू आ गए। बचपन से ही उसे सांप से बहुत डर लगता था और आज तो लग रहा था जैसे उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। वह भरे गले से बोली, मम्मी जी ने ही कहा था कि मेरे उठने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। विवेक कहने लगा, माँ क्या यह बात सच है? कलावती जी कहने लगी कि तू सास बहू के बीच में ना ही बोल तो अच्छा है। बहू से क्या कौन सा काम कब करवाना है वह मैं देख लूँगी। अभी तो तेरी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए हैं और तू पत्नी के पक्ष भी लेने लगा। बहू ने क्या खिला दिया है तुझे जो तू मुझसे सवाल जवाब कर रहा है? मैंने तेरी शादी करवाई थी, तुझे पराया नहीं कर दिया कि तू अब मेरे ही खिलाफ बोलेगा। शर्म नहीं आती पत्नी के सामने माँ से सवाल जवाब करते हुए? अब विवेक एकदम से खामोश हो गया, क्योंकि उसकी माँ उसे कोसने लगी थी। विवेक ने सांप पकड़ने वाले को बुलाकर उस सांप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सांप कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन से काजल जब भी बगीचे में जाती थी तो बहुत चौकन्नी रहती थी। उसे बहुत डर लगता था कि कहीं वह सांप फिर से दिखाई ना दे जाए। उसकी सास उसे किसी काम से बगीचे में भेजती थी और वह डरते हुए जाती थी, तो सास गुस्से में बोलती थी कि अरे बहू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना डरती क्यों हो? सांप ही तो है, तुम्हें देखकर खुद ही भाग जाएगा। वहीं उस दिन के बाद से कलावती जी ने खुद बगीचे में जाना छोड़ दिया था। काजल को सब समझ में आता था और वह सोचती थी कि क्या बहू की जान की कोई कीमत नहीं होती है, जो मम्मी जी मुझे खतरे में भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं। विवेक अपने ऑफिस में व्यस्त हो गया था, लेकिन कभी कभार उसे दिखाई देता था कि उसकी माँ उसकी पत्नी के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं रखती थी। उसकी थकान और बीमारी में भी वह उससे घर के काम करवाने में ही
लगी रहती थी। विवेक जब अपनी पत्नी की मदद करने की कोशिश करता था तो वह विवेक को डांटने लगती कि तू जोरू का गुलाम है क्या जो घर के कामों में पत्नी की मदद कर रहा है। तो विवेक झेप जाता था और काम छोड़कर वहां से चला जाता था। काजल के सारे सपने टूटकर बिखरते चले जा रहे थे। उसका पति बिल्कुल वैसा ही था जैसे पति की उसने कल्पना की थी, लेकिन सास के सामने उसके सारे सपनों की धज्जियां उड़ती जा रही थी। विवेक ना तो खुलकर उससे प्यार जताता था, ना ही घर के कामों में उसकी मदद कर पाता था और ना ही उसका अच्छे से ध्यान रख पाता था। बस कमरे में चंद घंटे के लिए वह लोग एक दूसरे के साथ अकेले में होते थे। उसके अलावा वह दोनों एक दूसरे के साथ के लिए तरस कर रह जाते थे। इधर कलावती जी का व्यवहार दिन पर दिन बहू के प्रति सख्त होता जा रहा था। इसी बीच पता चला कि काजल माँ बनने वाली है। अब तो घर में खुशियों की लहर छा गई, लेकिन कलावती जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, तो मैं बहू की सेवा नहीं कर पाऊंगी और मैं बहू को मायके भी नहीं भेजना चाहती। नहीं तो घर के काम कौन करेगा, तो बहू अपने मायके से अपनी बहन को बुला ले तो अच्छा होगा। अब जब तक काजल से काम होता रहा तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद से जब उससे काम करने में दिक्कत होने लगी तो उसने अपनी माँ को फ़ोन करके अपनी छोटी बहन रजनी को भेज देने के लिए कहा। रजनी खुशी खुशी दीदी की देखभाल करने के लिए वहाँ पहुँच गई। अब कलावती जी रजनी से भी वही उम्मीद की कर रही थी जो अपनी बहू से करती थी। रजनी एक मिनट के लिए भी आराम करने बैठ जाती तो वह उसे सुनाने लगती थी कि तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया था मैंने, तुम तो आराम कर रही हो। रजनी ने शुरुआत में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे वह कलावती जी को पलटकर जवाब देने लगी थी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी थकान हो जाती है। तब कलावती जी उसे डांटते हुए कहती थी कि इतनी छोटी सी हो फिर भी कितना जुबान लड़ाती हो। ससुराल में मैं तुम जैसी लड़कियों का गुजारा नहीं हो सकता। रजनी मन ही मन बस यही सोचती रह जाती है कि आपके जैसी सास के साथ तो कोई बहू रहना पसंद भी नहीं करेगी। पता नहीं मेरी दीदी आपके साथ कैसे रहती है। खैर धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन काजल बाथरूम से निकल रही थी तो फिसल कर गिर गई। दर्द के मारे उसकी चीख निकलने लगी। तब रजनी दौड़कर आई, उसने अपनी दीदी को उठाया और तुरंत अपने जीजा जी को कॉल लगा दिया। उस समय कलावती जी कहने लगी, अरे क्या हुआ बहू, गिर गई तो थोड़ा आराम कर ले, हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है। रजनी गुस्से से बिफर उठी और कहने लगी, आपको दिखाई नहीं देता दीदी को कितना दर्द हो रहा है, अगर इससे कुछ हो गया तो। तब कलावती जी कहने लगी, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है तो बस आराम करने के लिए नाटक कर रही है, इतना दर्द थोड़ी ना होता है गिरने पर। तभी विवेक घर पर आ गया और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगा। तब कलावती जी उन लोगों के साथ हॉस्पिटल चली गई। वहां पहुंचकर डॉक्टर ने कहा कि काजल की हालत बहुत गंभीर है। तब उन्होंने बिना कुछ सोचे मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप कुछ भी करके मेरे बेटे अंश को बचा लीजिएगा, बहू तो दूसरी आ जाएगी। यह सुनकर रजनी हैरत भरी नजरों से कलावती जी की ओर देखने लगी। विवेक का सर झुक गया, लेकिन उसने माँ को कुछ बोला नहीं। रजनी को बड़ा बुरा लग रहा था। उधर ऑपरेशन थिएटर में काजल का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह माँ और बच्चे दोनों की जान को बचा ले। आखिरकार 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि काजल ने एक बेटे को जन्म दिया है और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तब जाकर रजनी ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत ही फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताते हुए कहा कि दीदी की सास तो दीदी का जरा भी ध्यान नहीं रखती हैं। अस्पताल में तो उन्होंने यह तक कह दिया कि बहू तो दूसरी आ जाएगी। यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत नाराज हुए। वह लोग उसी दिन अस्पताल पहुंचे और उन लोगों ने विवेक से कहा कि जब आपकी माताजी को हमारी बेटी की परवाह ही नहीं है तो वह आपके साथ क्यों रहे। अभी तो वह माँ बन गई है, अब तो उसे और भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी माँ को उसकी जान की चिंता ही नहीं है, तो फिर हमारी बेटी भी ऐसे घर में नहीं रहेगी। हम उसे अस्पताल से सीधे अपने घर ले जाएंगे। विवेक ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह लोग नहीं माने। अब कलावती जी को पता चला कि काजल को उसके मम्मी पापा अपने साथ घर ले जा रहे हैं,
तो वह गुस्से से बिफर उठी और कहने लगी कि आपको अपनी बेटी लेकर जानी है तो चले जाइए, लेकिन मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा, वह मेरे बेटे का अंश है। तब काजल की मम्मी बोली कि आपका पोता केवल आपके बेटे का नहीं, मेरी बेटी का भी अंश है, और जहाँ माँ रहेगी वहीं बेटा रहेगा। आपने अपने बेटे को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है, तो मेरी बेटी अपने बेटे के बिना क्यों रहेगी। कलावती जी कहने लगी, मैं तो आपकी बेटी से अपने बेटे का तलाक करवाऊंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। अरे आप लोगों को अपनी बेटी का बड़ा घमंड है क्या? बहू तो दूसरी भी आ जाएगी। विवेक अब चुप नहीं रह पाया। उससे सब कुछ टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह गुस्से में बोल पड़ा, माँ जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू दूसरी कहाँ से आएगी? यह सुनकर कलावती जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह बोला, हाँ माँ, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने के लिए मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर कलावती जी छाती पीट कर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, बेटा तो शादी होते ही बदल गया, अब तो यह परिवार वाला हो गया, माँ को अपना परिवार नहीं समझ रहा है। तब विवेक झुंझुलाते हुए, बस करो माँ, यह अस्पताल में तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कभी भी मेरे पत्नी की जान की परवाह नहीं करती हो, हमेशा यही सुनाती रहती हो कि बहू तो दूसरी भी आ जाएगी, बहू तो तुम दूसरी ले आओगी, लेकिन नहीं। पर चला गया। रजनी भी उसकी देखभाल के लिए उसके साथ ही चली गई थी। अब काजल को ना कोई ताने मारता था, ना कोई नौकरानी की तरह से काम करवाता था। कलावती जी अकेले पड़ी छटपटाते रहती थी। पोते से मिलने के लिए उनका मन तरस रहा था, लेकिन उन्होंने बहू को सम्मान नहीं दिया था तो पोते का सुख वह कैसे ले सकती थी। आखिरकार धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्हें डर लगने लगा कि पता नहीं कल को मुझे क्या हो जाए, मैं तो अपने बेटे और पोते के बिना ही मर जाऊंगी। इसलिए एक दिन वह बेटे के फ्लैट पर पहुंची और वह काजल से माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि अब तुम ही मेरे बेटे को मनाकर घर वापस ला सकती हो, मुझे भी मेरे पोते के साथ समय बिताना है, मेरे बेटे को अपनी आंखों के सामने देखना है, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं समझ गई हूँ कि अगर मैं बहू को प्यार से नहीं रखूँगी तो ना तो मुझे बेटा मिलेगा और ना मेरा पोता, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो और घर वापस लौट आओ। काजल को भी सास को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, और अब सास माफ़ी मांग रही थी तो उसने उन्हें एक मौका देने का फैसला कर लिया था। शाम को जब विवेक ऑफिस से घर आया तो उसने उससे बहुत समझाया और आखिरकार विवेक भी घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो लोग घर वापस पहुंचे तो कलावती जी ने बेटे और बहू पोते के लिए आरती की थाली पहले से तैयार कर रखी थी। उन्होंने आरती उतार कर उन तीनों का स्वागत किया और अपने पति को उन्होंने गोद में उठा लिया, पोते को गोद में उठा लिया। 2 साल बाद नन्हा आरव अपनी दादी को पहचानने नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने भी तय कर लिया था कि अपने पोते और बहू को इतना प्यार देगी कि विवेक भी उन्हें फिर से पहले की तरह प्यार और सम्मान देने लगेगा। दोस्तों, यदि हर पति ऐसे ही पत्नी का साथ दे तो कोई भी ससुराल वाले बहू के साथ गलत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।